नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स एक्सचेंज में। आज हम लोग बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की। जब से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया, तब से ये लॉ बहुत ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। तो आज हम समझेंगे मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, क्यों बनाया गया है ये लॉ और इसके आखिर प्रोविजंस क्या हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग को। मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स इलीगल मनी को लीगल मनी में चेंज करना या ब्लैक मनी को वाइट मनी में चेंज करना विद द हेल्प ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग ड्रग ट्रैफिकिंग, टेरर फंडिंग, इलीगल आर्म सेल्स, स्मगलिंग, प्रोस्टिट्यूशन रिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग या ब्राइबरी या फ्रॉड स्कीम्स। मीन्स ऐसी कोई भी एक्टिविटीज जिनसे किसी भी कंट्रीज को जीडीपी लॉस हो या कोई भी इकोनॉमिक लॉस हो, ठीक है, उन सभी एक्टिविटीज की हेल्प से लीगल मनी को इलीगल मनी में चेंज करना, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में चेंज करना, कॉल्ड एज मनी लॉन्ड्रिंग। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट में लॉ बनाने पड़े? वर्ल्ड वाइड लेवल पर इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी इन लॉज को, ठीक है। तो देखिए, हम 1980s की अगर बात करें तो 1980s में बहुत सारे कंट्रीज में स्मगलिंग, ड्रग स्मगलिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी थी, ठीक है, जिसकी वजह से वियना इज द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल सिटी है वियना, ठीक है। उसमें 1988 में यूनाइटेड नेशंस ने एक समिट रखा, एक कन्वेंशन रखा, जिसमें इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के लिए लॉज बनाने के लिए सभी कंट्रीज से अर्ज किया गया। जो भी इनके मेंबर कंट्रीज थे उनसे कहा गया कि आप जितनी भी इलिसिट ट्रैफिक होती है नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में, उनके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ लॉज बनाइए, ठीक है। उनके कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाइए, उनको रोकने के कुछ ना कुछ उपाय कीजिए, ठीक है। इसलिए 1989 में G7 कंट्रीज में आपके आते हैं। देखिए, G7 कंट्रीज की हम बात करें तो यूएसए, यूके, जापान, कनाडा, इटली, फ्रांस एंड जर्मनी। देखिए, 1980s में ये ही कंट्रीज थे जो बहुत ज़्यादा डेवलप थे, ठीक है, जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, ठीक है। इन सभी कंट्रीज़ ने पेरिस इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस, ओके, पेरिस में एक समिट रखा जिसमें इन्होंने FATF को बनाया। FATF मीन्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसको ध्यान रखिएगा, इसको फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को बनाया, जो जिसका काम था मनी लॉन्ड्रिंग की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एग्जामिन करना कि मनी लॉन्ड्रिंग क्यों होता है, और इसको टेकल करने के लिए, इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जा सके, उसके लिए रिकमेंडेशंस देना, ठीक है। इसके बाद 1990s में 1998 में दो और समिट रखे गए, ठीक है। 1998 में जो समिट रखा गया उसका थीम था काउंटरिंग वर्ल्ड ड्रग प्रॉब्लम टुगेदर। अब इतने समिट सारे हो चुके हैं तो सभी कंट्रीज को लगेगा कि कुछ ना कुछ इसके अगेंस्ट में हमें लॉ बनाना चाहिए, तो इसीलिए इंडिया ने भी इस रेजोल्यूशन को परस्यू करते हैं। अब उन्होंने वहाँ साइन तो कर दिए हैं कि हाँ हम कुछ ना कुछ लॉ बनाएंगे, तो अब वो जो रिजोल्यूशन रखा गया सभी कंट्रीज के सामने, उसको परस्यू करते हुए इंडिया ने FATF की जितनी भी रिकमेंडेशंस थी उनको फॉलो करते हुए अपने लेजिस्लेशन में मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 बनाया, ठीक है। लेकिन इसको इन्फोर्स किया गया 1 जुलाई 2005 को। ये ध्यान रखिएगा आप कि ये लॉ बनाया गया 2002 में और इसको लागू किया गया 2005 में, ओके। जिसका मेन फोकस था कि जो भी ड्रग मनी की प्रॉब्लम थी, देखिए उस टाइम पर ड्रग मनी मेन प्रॉब्लम था, इसलिए जो लॉ बनाया गया था स्पेशली ड्रग मनी के अगेंस्ट में बनाया गया था, ड्रग मनी को कॉम्बैट करने के लिए बनाया गया था, जिसके लिए IPC के, इंडियन पिनल कोड के, और NDPS 1985 नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस डाले गए कि जिसमें कोई भी पर्सन अगर इन ड्रग्स मनी में अगर ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो इन एक्ट के अकॉर्डिंग उसको सजा दी जा सके, ठीक है। इनेक्टमेंट ऑफ PMLA, तो देखिए आर्टिकल 253 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 253 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर करता है कि वो किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी लॉ बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए इंडिया ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को, जैसा मैंने आपको पहले बताया, उसकी रिकमेंडेशन को एड्रेस करते हुए PMLA एक्ट बनाया 2002 में, ठीक है, जिसका एम था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रोवाइड द कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी। जो भी एसेट या कोई भी प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग से बनाई जाएगी उसको कन्फिस्केट करना या जब्त कर लेना, ठीक है। इस लॉ के
दायरे में आते हैं आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स जिसमें आरबीआई भी रहेगा, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज या फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स ब्रोकर हो गए, चिट फंड कंपनीज हो गई या एनबीएफसीज हो गई, इन सभी को इसके दायरे में लाया गया है। ठीक है, ये एक्ट गवर्नमेंट अथॉरिटीज को एम्पावर करता है कि जो भी इलीगल सोर्सेस से एसेट या प्रॉपर्टी अर्न की गई है उसको कन्फिस्केट किया जा सके। ठीक है, उसको जब्त किया जा सके। और इसमें टाइम टू टाइम बहुत सारे अमेंडमेंट भी हुए हैं। जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं उनको और भी ज़्यादा पावर देने के लिए 2005 में, 9 में और 12 में, जैसे स्टार्टिंग में ये बनाया गया केवल ड्रग्स के लिए, उसके बाद माइंस में, एनर्जी में, बहुत सारी जगह पर घोटाले होने लगे। ठीक है, बहुत सारी जगह पर मनी लॉन्ड्रिंग होने लगी। तो उनको रोकने के लिए, उनको इसके दायरे में लाने के लिए इन 3 सालों में इसमें अमेंडमेंट किए गए। देखिए, ये प्रोविजन पीएमएलए का सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो भी एक्यूज होता है उसके ऊपर ही बर्डन होता है कि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करे। इस लॉ में यही खास बात है कि एन अक्यूज अंडर दिस लॉ इज प्रिज्यूम्ड टू बी गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। जब तक कि पर्सन कोई भी इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाता है वो गिल्टी रहेगा। मतलब अगर आपके अगेंस्ट में किसी भी तरह की कोई भी केस बना है तो आप ही को प्रूव करना है कि ये जो भी एक्टिविटी हुई है इस केस में, या फिर कोई भी एसेट बनाया गया है या कोई भी प्रॉपर्टी बनाई गई है, वो मनी लॉन्ड्रिंग से नहीं बनाई गई है। ठीक है, तो एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन एनी पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक कि वो गलत साबित ना हो जाए वो इनोसेंट है। बट इस लॉ के अकॉर्डिंग एन अक्यूज टू बी गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें अथॉरिटीज क्या है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कौन कौन सी इसमें, इसका नाम तो हम सभी ने सुना है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। लेकिन इसमें एक एफआईयू इंडिया फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट भी आता है। एफएटीएफ ने इसको भी रिकमेंड किया था कि हर कंट्री को एक एफआईयू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट भी अपने कंट्री में बनाना चाहिए, इसलिए इसका नाम रखाया गया एफआईयू इंडिया। देखिए, एफआईयू किस तरीके से काम करता है मैं आपको समझाता हूं। कोई भी बैंक है, हर एक बैंक को हर मंथ की 7th डे तक, 7th डे ऑफ एवरी मंथ तक एक रिपोर्ट होती है जिसको हम बोलते हैं STR, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन कौन कौन से होते हैं? देखिए, वो ट्रांजेक्शन जो मोर देन 10 लाख कैश में होते हैं। ठीक है, कोई भी कैश डिपॉजिट, एक किसी भी तरह का कैश ट्रांजेक्शन 10 लाख से ऊपर का अगर होता है तो वो आता है STR का। तो हर एक बैंक की ड्यूटी है कि वो 7th डे तक, हर मंथ की 7th डे तक एफआईयू इंडिया को STR प्रोवाइड करवाए। एफआईयू इंडिया उस रिपोर्ट को एनालाइज करता है, उसमें देखता है कि ये लीगल है या इलीगल है। अगर वो लीगल है तब तो ठीक है, अगर किसी पर्सन का लीगल मनी है तो दैट इज ओके। अगर वो इलीगल है तो वो उसको भेजेगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस रिपोर्ट के बेसिस पर अपनी इन्वेस्टिगेशंस को आगे बढ़ाता है। ठीक है, आई बात समझ में कि किस तरीके, क्या बेसिकली वर्क क्या है एफआईयू इंडिया का? रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है, प्रोसेस करना। ठीक है, और उसको आगे इन्वेस्टिगेशंस के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती हैं उनको प्रोवाइड करवाना। ओके, तो ये है 2 अथॉरिटीज, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड एफआईयू इंडिया। अगर हम बात करें पेनल्टीज की, तो इसमें कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या एसेट जो कि सस्पिशियस है उसको सबसे पहले फ्रीज किया जाता है, सीज किया जाता है। ठीक है, और अगर पर्सन गिल्टी प्रूव हो जाता है तो इस प्रोविजन, इस लॉ के प्रोविजंस में मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 7 ईयर्स की रिगोरस इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है। अगर, लेकिन इसके अलावा एक चीज और है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग, नारकोटिक्स, मान के चलिए किसी भी तरीके का कोई भी ड्रग्स है, अगर उसके बेसिस पर अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उसको यूज करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो पनिशमेंट 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है, अलोंग विद फाइन, और फाइन भी लिया जा सकता है। जो ये पनिशमेंट 7 ईयर्स का है उसको 10 ईयर्स तक भी बढ़ाया जा सकता है विद फाइन इम्पोजिशंस।